अब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, आइए जानते हैं उसके बारे में। अंग्रेज सरकार यह समझती थी कि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। यदि कोई भी शासन व्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसके लिए उनकी मूल भाषा का कार्य होना जरूरी है, मूल भाषा में कार्य को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। ब्रिटिश निवास या जो भी कंपनी के अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार के, चूँकि उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी ही थी, इसलिए वो चाहते थे कि समस्त कार्य अंग्रेजी में हो और भारत में शासन चलाने के लिए उनको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, आप चित्र भी देख पा रहे हैं लॉर्ड मैकाले का बना हुआ है, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, अर्थात इन्होंने अंग्रेजी माध्यम को आगे बढ़ाया। इसके अंतर्गत फारसी, जो हमारे भारत में उस समय शिक्षा की मूल भाषा, ज़्यादातर पुस्तकों में या ज़्यादातर समाचार पत्रों में फ़ारसी का प्रयोग किया जाता था, उसका स्थान अब अंग्रेजी ने ले लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग की वृद्धि हुई। धीरे धीरे जो पूर्व की भाषाएं जो प्रचलन में थीं उनकी जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। आप देख पा रहे हैं हमारे आज के वर्तमान समय में भी हम सभी अंग्रेजी भाषा को अपने दैनिक व्यवहार में नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते रहते हैं। भूमि सुधार। अंग्रेजी सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, जिसको हम भूमि कर भी कहते हैं, वसूल करने के तरीकों पर भी विचार किया। जैसे कि यदि अगर वो कर नहीं लगाते तो उनको धन की प्राप्ति नहीं होती, तो अंग्रेज़ों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करों की व्यवस्था की, जिन्हें हम मालगुजारी कहते हैं, और ये भूमि पर लगाए हुए कर होते थे और ये भारतीय जिनकी भूमि होती थी उनसे वसूला जाता था। वारेन हेस्टिंग्स नामक एक ब्रिटिश ने यह नियम बनाया कि गांवों में मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दिया जाए, अर्थात चूँकि भारत एक विशाल देश था और प्रति गांव से उन्हीं के किसी ग्रामीण को यह कार्य दिया जाना चाहिए। यदि मालगुजारी वसूल करने का काम ठीक से ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए, अर्थात ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को चुनती थी जो उनका कार्य कर सके और कर वसूल कर सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में अनेकों सुधार किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में, जो कर वसूलने की प्रथा थी, इसमें अनेकों बाद में सुधार किए। स्थायी बंदोबस्त लागू। कौन कौन से सुधार किए गए उन पर एक नज़र डालते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया, अर्थात जो सबसे ज़्यादा कर वसूल कर लाएगा उसको उन्होंने जमींदार घोषित किया और उसके बाद उसी के पुत्र को अगला जमींदार बना दिया। यही प्रथा जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। जो लोग ज़मीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व, उनका मालिकाना हक तभी तक उनके पास रहता जब तक कि वो मालगुजारी देते रहते थे। जैसे उस समय जिन लोगों की ज़मीन थी, जब तक वो मालगुजारी देते रहते थे तब तक तो वो उसके मालिक रहते थे। जैसे ही वो कर देना बंद करते थे तो ब्रिटिश सरकार उनकी ज़मीन हथिया लेती थी। ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार उन्हीं के पास था। यह प्रथा किन किन प्रांतों में थी आप देख पा रहे हैं। बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में यह प्रथा प्रारंभ की गई। अब जानते हैं रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत, जिसको हम काश्तकार कहते हैं, को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई, अर्थात 30 वर्षों के लिए कितना धन देना है वो धनराशि निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। अब आप जान सकते हैं यदि अगर आपकी आधी उपज कोई ले जाए तो आपके पास कितना शेष रहेगा। तो ये मुख्य ऐसे कारण थे जो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार जमाने के लिए किए और उनको इससे अत्यंत उनके खजाने में भी वृद्धि हुई और धन की भी प्राप्ति हुई। अब महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास
मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। प्राचीन समय में गांवों की व्यवस्था लागू थी और कई गांवों के समूह का जो स्वामी होता था उससे मालगुजारी वसूल की जाती थी। ये कौन कौन से क्षेत्र थे? ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र थे। इन समूहों को हम महाल के नाम से जानते थे, इसीलिए इस प्रथा का नाम महालवाड़ी प्रथा रखा गया। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी, अर्थात सरकार जो महाल के स्वामी होते थे उनसे वसूली और उनके साथ इस तरीके के नियमों के लिए कुछ समझौते कर लेती थी। इन सभी प्रथाओं के चलते भारतीय उद्योगों का विनाश लगभग होने लगा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, जिसमें सूत और कपास मुख्य रूप से थे, और अपने देश ले जाकर मशीनों से इन्हीं से माल तैयार करते थे, जो हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। अर्थात सूत और कपास से जो हाथ से माल तैयार होता था उससे मशीनों से तैयार माल काफ़ी सस्ता होता था, और उसी तैयार माल को वो पुनः ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे, क्योंकि मशीनों की मदद से उत्पादन शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में हो जाता था, और वो अधिक दाम पर उसको भारत में पुनः बेच देते थे। हमारे यहाँ का ही कच्चा माल और उसको उत्पादक सामग्री के रूप में ज़्यादा दाम पर बेच देने की वजह से उन्हें कच्चे माल की सरलता से प्राप्ति हो जाती थी, और उनके उत्पादन बेचने के लिए उन्हें एक समृद्ध बाजार भी भारत के माध्यम से मिल जाता था, और उन्हें दोनों प्रकार से धन की लाभ पहुंच रहा था और धन की व्यवस्था भी हो रही थी। भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योगों के समक्ष इसी कारण फल फूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास मशीनें थीं और कच्चा माल उन्हें सरलता से भारत से मिल जाता था। जबकि भारत में कच्चा माल ब्रिटिश सरकार ले जाती थी, उनके पास कच्चे माल की अनुपलब्धता होने के कारण उनके जो भी भारतीय उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो सभी नष्ट होने की कगार पर आ गए थे। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ स्पष्ट है कि आज तो हमारे पास समृद्धशाली भारतीय उद्योग हैं, किंतु उस समय ऐसा नहीं था। जो भी हमारे उद्योग धंधे थे उन सभी पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयासरत थी, और लगभग उन पर संपूर्ण अधिकार स्वामित्व कर भी लिया था। ये तो था हमारा आज का पाठ। आज के पाठ में हमने 2 शब्द ऐसे पढ़े हैं जिनको आपने शायद प्रथम बार सुना होगा या उससे पूर्व सुना है। आइए देखते हैं कौन से वो शब्द थे। एक्ट या धारा। आपने अभी हमने चार्टर एक्ट पढ़ा, तो एक्ट किसे कहते हैं? किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून, किसी एक विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को हम एक्ट कहते हैं, या उसे हिंदी में हम धारा कह सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत ये कानून लगाया गया। उसके बाद हमने दूसरा शब्द लिया लगान। कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसको हम लगान कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे भारतीय कृषकों से वसूला जाता था, जबकि वर्तमान समय में हमारी भारतीय सरकार ने कृषकों को अनेकों सुविधाएं दे रखी हैं और इस प्रकार के कर से मुक्त कर रखा है।